गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सभी और कैसे चल रही हैं आपकी क्लासेस। हम आशा करते हैं कि आप लोग सब इन ई कंटेंट्स को एंजॉय कर रहे होंगे और इनका भरपूर फ़ायदा भी उठा रहे होंगे, क्योंकि जब अलग माध्यम से आप लोगों को पढ़ाया जा रहा है तो निश्चित तौर पर थोड़ा सा आप लोगों को भी हटकर, जो भी लीक से हटकर तरीके से ज्ञान हासिल करने में बहुत ही अच्छा लगना चाहिए या खुशी होनी चाहिए। हम अपने सेकेंड ईयर के विद्यार्थियों के साथ तथ्य, डेटा कलेक्शन, इस चीज़ के ऊपर बात कर रहे थे और हमने ये भी देखा है कि दो तरह के तथ्य एकत्रित करने के तरीके होते हैं। पहला प्राइमरी डेटा और दूसरा सेकेंडरी डेटा, प्राथमिक और द्वितीयक। ये दो तरह के तथ्य होते हैं और किस समय पर कौन सा तथ्य इकट्ठा करना है ये हमने देख रखा है पहले के लेक्चर में कि सेकेंडरी डेटा जो हैं वो इकट्ठा करना ज़्यादा आसान है, क्योंकि वो किसी और के द्वारा तैयार किया गया होता है या इकट्ठा किया गया होता है, जबकि प्राइमरी डेटा जो है वो इट इज़ डिफ़िकल्ट टू कलेक्ट, क्योंकि वो आप स्वयं इकट्ठा करते हैं। आपको खुद को फील्ड में जाना होता है और डेटा इकट्ठा करना होता है। इसलिए सेकेंडरी डेटा जो है, प्राइमरी डेटा, प्राथमिक तथ्य जो हैं वो इकट्ठा करना थोड़ा सा मुश्किल काम होता है। बहुत सारी जगह बच्चों ऐसा होता है जहाँ पर हम सेकेंडरी डेटा पे डिपेंड नहीं कर सकते और हमें प्राइमरी डेटा ही इकट्ठा करना पड़ता है। अब प्राइमरी डेटा इकट्ठा करने के लिए हम कह सकते हैं कि सोर्सेज ऑफ डेटा जो हैं वो क्या होते हैं। अब तथ्यों के सोर्स का क्या मतलब होता है कि तथ्यों का संकलन किन सोर्सेज से हमने किया है। अब तथ्य संकलन के जो स्रोत होते हैं उसको हमको चुनने के लिए बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की आवश्यकता होती है कि हम कौन से तरह से तथ्य चुन रहे हैं। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जिससे भी हम प्रश्न कर रहे हैं या सवाल कर रहे हैं या जिस भी विषय या समस्या के संबंध में हम विचार कर रहे हैं वो हमको ध्यान में रखना होता है। उसके बाद नंबर 2, जो भी हमारा सब्जेक्ट से संबंधित जो भी व्यक्ति है या मान लीजिए कोई हम पर्टिकुलर ग्रुप है या इंस्टीट्यूशन है जिसको हम स्टडी करने वाले हैं, तो उसके अवलोकन पे, उसके आधार पर हमको जो है डेटा जो है वो इकट्ठा करना होता है। और तीसरी बात हम कह सकते हैं कि जो भी हम शोध कार्य कर रहे हैं, जो भी हम शोध कार्य के समय में जो भी हमारे दस्तावेज हैं या सामग्री है उनका प्रयोग हम अपनी ज़रूरत के हिसाब से करें, अपनी आवश्यकता के हिसाब से करें। अब सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ें दो हैं कि इन बेसिस पर हम दो तरह से डेटा को इकट्ठा कर सकते हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। पहले भी बच्चों हम लोग ये बात डिस्कस कर चुके हैं कि प्राइमरी डेटा आर दोज information, those data which have been collected by the researcher himself। मान लीजिए मुझे कहीं स्टडी करनी है तो मैं स्वयं वो डेटा इकट्ठा करने जाऊंगी, है ना। जैसे मान लीजिए अभी कोरोना का दौर चल रहा है और कोरोना के दौर में ये स्टडी की जा रही है कि कितने लोगों ने सड़क पर निकलने से पहले पूरी तरीके से जो प्रोटोकॉल है कोरोना का वो फॉलो करा, है ना। इस तरह की कोई स्टडी की जा रही है तो उसके अंदर आप ये प्राइमरी डेटा इकट्ठा कर रहे हैं। प्राइमरी डेटा मतलब स्वयं इस चीज़ का पता लगा रहे हैं, इसके संबंध में तथ्य इकट्ठा कर रहे हैं। आई बात समझ में?
तो ये हो गया प्राइमरी डेटा। अब प्राइमरी डेटा को जब हम बच्चों स्टडी करते हैं तो उसके अंदर हम बहुत सारे तरीके हैं जिससे हम प्राइमरी डेटा को प्राथमिक स्रोतों के अंतर्गत हम क्या क्या चीज़ें इंक्लूड कर सकते हैं। सबसे पहले तो हम इंटरव्यू, सबसे जो मुख्य उसका आप कह सकते हैं प्राथमिक स्रोत के अंदर आएगा वो हो गया इंटरव्यू या प्रश्नावली। अब प्रश्नावली या इंटरव्यू क्या हो गया, या उसके अंदर हम किस तरीके से डेटा इकट्ठा कर सकते हैं। इंटरव्यू के अंदर आप किसी भी ग्रुप से या किसी भी व्यक्ति से एक सवालों का पूरा आप तैयार कर सकते हैं, या नहीं तैयार करा तो मोटे तौर पे कुछ पॉइंट्स लिख सकते हैं और आप उस व्यक्ति को अप्रोच करके उससे उन सवालों के जवाब जान सकते हैं। तो उसमें क्या हुआ इंटरव्यू में, देयर इज़ डायरेक्ट इंटरेक्शन बिटवीन द रिसर्चर एंड द रिस्पोंडेंट। जो भी जना रिस्पॉन्ड कर रहा है उसका किससे, जो रिसर्चर है उसके साथ डायरेक्ट इंटरेक्शन है। इसके बाद हम कह सकते हैं कि हम शेड्यूल के माध्यम से भी हम प्राइमरी डेटा कलेक्ट कर सकते हैं। शेड्यूल का अर्थ हो गया अनुसूची, है ना। उसके अंदर हम क्या करेंगे, एक सब जगह जो कहते हैं कि प्रश्नों की एक सूची होती है, अनुसूची जो है, जो कि रिसर्चर या अनुसंधानकर्ता खुद जाकर और रिस्पोंडेंट से पूछता है और उनके आंसर्स या उनके उत्तर जो है वो स्वयं भरता है। तो वो भी एक माध्यम हो सकता है, वो भी एक तरीका हो सकता है आपको प्राइमरी डेटा इकट्ठा करने का। उसके बाद एक बच्चों बहुत इंटरेस्टिंग माध्यम होता है, उसको हम कहते हैं ऑब्जर्वेशन, है ना। ऑब्जर्वेशन का अर्थ क्या होता है, हिंदी में ऑब्जर्वेशन को आप बोलते हैं अवलोकन। अवलोकन के माध्यम से या ऑब्जर्वेशन के माध्यम से आप जिस भी पर्टिकुलर समूहों की स्टडी करना चाह रहे हैं उनको आप बहुत ही ध्यानपूर्वक आप ऑब्ज़र्व करते हैं। अब इसमें आप ये सवाल पूछेंगे कि जब हम उनको ऑब्ज़र्व करते हैं तो वो कैसे, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑब्जर्वेशन, यदि जिस जने को मैं ऑब्ज़र्व कर रही हूँ उसको पता चलेगा कि ही इज़ बीइंग ऑब्ज़र्व, तो वो नेचुरल रह पाएगा या नहीं रह पाएगा। मैं आपको इस तरीके से समझाने की कोशिश करती हूँ। यदि आप लोगों की क्लास चल रही है और क्लास के अंदर मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूँ और साथ साथ ऑब्ज़र्व भी कर रही हूँ कि पीछे बैठा हुआ जो लड़का है उसका ध्यान पढ़ाई में नहीं, खिड़की से बाहर झांक रहा है, उधर जो लड़की बैठी है वो नोट्स लिख रही है, दूसरी जो लड़की उधर बैठी हुई है वो नीचे मुंह कर कर और अपनी पास वाली फ्रेंड से बात कर रही है। तो मैं पढ़ा रही हूँ मगर साथ के साथ मैं आप लोगों को ऑब्ज़र्व भी कर रही हूँ। अब ऑब्ज़र्वेशन में दो तरीके होते हैं, हालांकि ये वाले टॉपिक्स अपने को सारे डिटेल में पढ़ने हैं बाद में। दो तरीके से आप ऑब्ज़र्व कर सकते हैं, एक तो हो गया पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन और दूसरा हो गया नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन। नाम से लगता है ना जैसे पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन। व्हाट इज़ पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन? पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन, इन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन द रिस्पोंडेंट्स दे नो दैट दे आर बीइंग ऑब्जर्व, है ना, क्योंकि मैं पार्टिसिपेट कर रही हूँ उनके साथ, तो उनको पता भी हो सकता है। मगर जो अच्छा तरीका होता है ऑब्जर्वेशन का, उसके अंदर जिन लोगों को ऑब्ज़र्व किया जा रहा है उनको पता ही नहीं चलना चाहिए, तभी तो वो नेचुरल उसमें अपना रिएक्शन देंगे, है ना। यदि हम उनको बता देंगे कि अरे भाई आप तो वो हो, आप लोगों को तो
वो करा जा रहा है, ऑब्ज़र्व करा जा रहा है और रिकॉर्ड करा जाएगा आपका सारा कार्य, वो जो भी आपकी क्रिया है, तो वो इतने नेचुरल नहीं हो पाएंगे। इसलिए यदि जिन भी व्यक्तियों को ऑब्ज़र्व करा जा रहा है उनको ये पता नहीं चले कि उनको ऑब्ज़र्व किया जा रहा है, तो बहुत अच्छी तरीके से आप उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। अब बच्चों देखिए, ऐसे दिखने में ये बहुत आसान लगता है कि अरे ऑब्जर्वेशन में क्या है, आप देख रहे हैं और खड़े खड़े, मगर ऑब्जर्वेशन एक बहुत ही इंट्रिकेट और कॉम्प्लेक्स प्रक्रिया है। इट इज़ नॉट ऑल दैट ईजी। आप यदि थोड़ा ध्यान देंगे तो ऑब्जर्वेशन के हर व्यक्ति की एक अलग सीमा होती है, हर व्यक्ति का डिफरेंट ऑब्जर्वेशन होता है। कौन व्यक्ति कितना ध्यान से ऑब्ज़र्व कर सकता है या करता है। मैं आपको एक उदाहरण दूंगी। मेरी डॉटर जब ज़्यादा छोटी थी तो हमारे घर कोई आते थे, कोई सज्जन, तो वो जिस तरीके से बैठते थे, टांग को ऊपर, जैसे मान लीजिए वो बैठे हैं कहीं उसके ऊपर, सोफ़ा के ऊपर, एक पाँव किस तरीके से ऊपर रख के बैठते थे, वो ऑब्ज़र्व करती थी और बोलती थी कि मम्मी अंकल हमेशा इस तरीके से बैठते हैं, पैर को ऊपर रखकर बैठते हैं। या फलाना जाना आता है, उन्होंने इस तरह का हमेशा उनका बिहेवियर रहता है या कपड़े पहनने का तरीका रहता है। तो ये ऑब्ज़र्वेशन जो है वो एक बहुत ही, जिसे कहते हैं, कॉम्प्लेक्स प्रक्रिया है। लोगों से तथ्यों को इकट्ठा करने की। उसके बाद हम लास्ट में एक और जिसके माध्यम से हम प्राइमरी डेटा इकट्ठा करते हैं बच्चों, वो है क्वेश्चनर। क्वेश्चनर का मतलब क्या हो गया? प्रश्नावली। प्रश्नावली में क्या होता है? देयर आर अ नंबर ऑफ क्वेश्चंस एंड द रिसर्चर he sends that set of questions to the respondents and request them to send it back by a particular date। आपने क्वेश्चंस तैयार कर लिए हैं, फिर उसको आप जो भी, जिनके भी आप अनुसंधानकर्ता जो है वो जिनको भी सूचनादाताओं को भेजता है और साथ में एक कागज़ लिख के भेजता है कि फला फला तारीख तक आपको वो वापस भरकर जानकारी जो है वो भेजनी है। तो इस तरीके से आप डेटा जो है वो इकट्ठा कर सकते हैं इस माध्यम से। तो हमने देखा कि क्या क्या तरीके जो हैं वो हो सकते हैं डेटा इकट्ठा करने के, कौन से 4 माध्यम हो सकते हैं: इंटरव्यू, क्वेश्चनर, ऑब्जर्वेशन एंड शेड्यूल। बहुत है आज के लिए बच्चों इतना। चलिए, थैंक यू, कल मिलते हैं।